नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक एक बात जो राजनीतिक गलियारों में बड़ी ज़बरदस्त चर्चा में है वो ये कि बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा। नया अध्यक्ष यानी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष कौन होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या होगा। बीजेपी में दरअसल देश भर में संगठनात्मक बदलाव चल रहे हैं, बल्कि चल रहे हैं को कहना चाहिए कि उसका एक बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है। ज़्यादातर राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, 4-5 राज्यों को छोड़ दिए जाएं, और उनमें उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है जहां अभी तक का बीजेपी अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। साथ ही बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आने वाले दिनों में चुना जाना है, जिसे लेकर भी बहुत चर्चाएं जारी हैं। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम हैं, उनको लेकर कयासबाजियों का एक दौर चल रहा है। पिछले दिनों 8 जुलाई से 11 जुलाई के बीच केशव मौर्य ने अमित शाह से, राजनाथ सिंह से, आनंदीबेन पटेल जो कि गवर्नर हैं उनसे मुलाकातें की, और उसके बाद उन्हें लेकर तरह तरह के कयास सोशल मीडिया पर लगने लगे। अब आइए कि उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव में ज़बरदस्त झटका खाने, सीटों के मामले में और वोट प्रतिशत के मामले में ज़बरदस्त झटका खाने के बाद बीजेपी के लिए 2027 का विधानसभा चुनाव बेहद अहम है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा ये बात और ज्यादा अहम हो जाती है। केशव प्रसाद मौर्य 2017 विधानसभा में बीजेपी की जो एक जबरदस्त जीत थी, 312 सीटों के साथ बीजेपी आई थी, उस जीत के हीरो रहे हैं। वो उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थे। वो यूपी का सबसे बड़ा बीजेपी का ओबीसी चेहरा है। अखिलेश यादव की लगातार तेज होती पीडीए मुहिम के बरक्स एक बड़ा ओबीसी चेहरा अगर बीजेपी खड़ा करना चाहती है तो उसमें सबसे पहला नाम केशव मौर्य का ही सामने आता है। ऐसे में क्या है आने वाले दिनों में बीजेपी की योजना, क्या है अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बंद कमरों में हो रही चर्चाएं, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हेमंत तिवारी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हेमंत जी। धन्यवाद। अब केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली या लखनऊ में बड़ा पद देने की चर्चा है। आपके हिसाब से क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? देखिए, चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, चर्चाएं क्या हैं, राजनीतिक गॉसिप किस तरीके के निकल रहे हैं, अगर इसको संकलित किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के अद्यतन को लेकर के एक मुकम्मल किताब तैयार हो सकती है। हर रोज नई कहानियां, हर रोज नए नाम, नए स्पेकुलेशन और नई चर्चाएं। चूंकि सबसे बड़ी पार्टी है देश में, उसकी सत्ता है, लंबे वक्त से सत्ता है, उत्तर प्रदेश में लगातार उसका शासन है, तो जाहिर सी बात है उसकी किसी भी गतिविधि पर जरूर चर्चा होगी। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष ये दो विषय ऐसे हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के। अब संघ और सरकार के संबंधों को लेकर जो चर्चाएं हैं मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ संघ है, इसमें कोई शक नहीं। बुनियाद वो तैयार करती है और आगे बढ़ने और प्रबंधन का काम भारतीय जनता पार्टी। तो मुझे तो इतना सब कुछ जो हो रहा है सब नहीं लगता, लेकिन इतना एक बात जरूर हमको लगती है कि इतने बड़े पॉलिटिकल फैसलों में संघ की सहमति और संघ का उसकी राय, उसका विमर्श भारतीय जनता पार्टी के लिए आवश्यक होता है, और ये उनकी आंतरिक बात है, हो ही रहा होगा, हो रहा होगा। परंतु तो थोड़ा विलंब हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, देखिए उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं आप सब से विज्ञ है। 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी के स्थित उत्तर प्रदेश में करीब 10 साल से अधिक समय तक, यानी 1 दशक से ज्यादा कालावधि व्यतीत होने के बाद भी ठीक नहीं थी। लेकिन 2014 में जैसे बूम सा है, आपने देखा उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया, नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से आके चुनाव लड़के जीते,
तो उत्तर प्रदेश की अहमियत भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। और मैं बार बार कहता हूं कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसे कमाऊ पूत की तरह साबित हुआ है, जो बाकी राज्यों में अगर कोई डेफिसिट है, कोई कमी है, तो उसकी पूर्ति करता रहा है। मतलब कमाऊ पूत, ऐसा बेटा जो कमाता है और आपकी सारी जो कमियां हैं उसको पूरी करता है, जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरी करता है। लेकिन यह सिलसिला 2024 में टूटा। 2024 में किस लिए टूटा? ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़े चिंतन और मंथन का विषय है। क्योंकि एक बार आप सूबे को संभाल नहीं पाए तो आप दिल्ली तक में डगमगा गए। डगमगाने से मेरा मतलब, जब आप 10 साल तक लगातार अपने दम पर दमदार सरकार चला रहे हो और आपकी सारी आदतें उसी तरीके से सत्ता संचालन की हो गई हो, तो आपको अगर बड़ा झटका लगेगा और वो भी अपने कमाऊ पूत से, तो जाहिर सी बात है आप ही लुटेंगे। तो उत्तर प्रदेश इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चिंता का विषय है, न सिर्फ वाली 2027 के लिए, बल्कि 2029 में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंगे उस दृष्टि से भी। इसलिए मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े इलाज पर काम कर रही है। बड़े इलाज से मतलब, जैसे कोई बीमारी आ जाए उसका ऐसा इलाज किया जाए जो फिर जिसका असर आने वाले दिनों में न दिखे। इसलिए चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश का संगठन हो, भारतीय जनता पार्टी को अब किसी भी सूरत में अखिलेश यादव का वह एजेंडा, जिसके जरिए उन्होंने साल भर पहले भारतीय जनता पार्टी की चूने एक तरीके से हिला दी थी, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में उसको डरा दिया था, उसका इलाज बने। ऐसा फार्मूला, ऐसे चेहरे आए। तो पहली पंक्ति में मेरा मानना है, और अभी से नहीं, आपको याद होगा, आप किसी प्लेटफॉर्म पे 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से मैं लगातार कई बार कह चुका हूं कि जिस तरीके की राजनीति उत्तर प्रदेश में अब हो रही है, जो आपका निकटतम प्रतिद्वंदी है वो जब अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति कर रहा है, पिछड़ों को एकजुट कर रहा है, और आप फिलहाल उस लाइन पर आप आगे नहीं बढ़े हैं, तो आपको किसी भी कीमत पर पिछड़े वर्ग के नेताओं को सरकार से लेकर के संगठन में तवज्जो देनी होगी। पिछड़ों को कहां कैसे एडजस्ट किया जाए, कैसे एक बड़ा चेहरे के तौर पर स्थापित किया जाए, जिसका एक संदेश जाए तमाम ओबीसी की जो जातियां हैं उनके भीतर, इसी पर कवायद चल रही है। और यह सामान्य प्रश्न नहीं है। इसी को लेकर बार बार कितनी बार चर्चा हुई कि योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, कहीं उनको केंद्र में भेज दिया जाए या, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अभी इस तरह की एक्सरसाइज को फिलहाल बर्दाश्त नहीं कर सकती, बर्दाश्त करने की स्थिति नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने भी समय के साथ अपने आप को एक अपना कद बढ़ाया है और अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाई है पूरे देश में, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सत्ता शासन को लेकर के तमाम सवाल जरूर उठ रहे हैं, लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ के चेहरे का जहां तक सवाल है, तो जिन योगी आदित्यनाथ को 3 4 5 साल पहले हम लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी उनको कट्टर हिंद के पुष्टरबाज के तौर पर पेश कर रही है, अब भारतीय जनता पार्टी के एक तरीके से वो हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर की तरह स्थापित होते दिख रहे हैं। ऐसी सूरत में इतना तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदेश अध्यक्ष मेरे विचार से ओबीसी वर्ग से लाएगी। ओबीसी वर्ग से लाएगी। तो आपने बिना नाम लिए साफ साफ कह दिया ओबीसी वर्ग से लाती है। तो भाई वैसे तो बहुत सारे ओबीसी चेहरे हो सकते हैं, बहुत सारे ओबीसी नेता हैं बीजेपी के पास, लेकिन सबसे बड़ा चेहरा तो केशव प्रसाद मौर्य ही है। और अगर आपके हिसाब से वही रेस में सबसे आगे नजर आते हैं, तो मेरा आपसे ये सवाल है, पहला तो यही सवाल कि आपका मतलब भी केशव प्रसाद मौर्य से ही है, और दूसरा सवाल ये है कि चूंकि वो प्रदेश अध्यक्ष पहले रह चुके हैं, वो डेप्यूटी सीएम है, क्या ये सवाल बीजेपी के सामने नहीं आएगा? क्योंकि कुछ लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर फिर से उन्हें अध्यक्ष बनाया जाता है और ये कहा जाता है कि भाई आपके अध्यक्ष रहते अगला चुनाव जीतना है, तो फिर बदले में केशव प्रसाद मौर्य को क्या, अध्यक्ष तो वो पहले भी थे, क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जीतने की सूरत में सीएम के कैंडिडेट के रूप में फिर एक जिसे कहते हैं कि कॉम्पिटिटर खड़ा नहीं हो जाएगा योगी आदित्यनाथ के बरक्स? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य भले बार बार इस चीज से इनकार करें,
हम्म। मैंने यूपी तक पर जो पॉडकास्ट देखा था उनका, हम्म। कुमार अभिषेक के साथ, उसमें उन्होंने कहा कि मैं तो नया था, मेरा कोई अनुभव सत्ता संचालन का नहीं था, इसलिए हम्म। मैं तो अपने आप को उस वक्त रेस में नहीं मान रहा था। मैं 2017 की बात कर रहा हूँ। 2017 वो साल रहा है जब इसमें कोई दो राय नहीं कि केशव प्रसाद मौर्य ने इतिहास की सबसे बड़ी कामयाबी अपने अध्यक्षता के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी को दिलाई। बिल्कुल। 312 विधायक भारतीय जनता पार्टी के आए और 325 विधायकों की सरकार बनी। ये मामूली बात नहीं है, उत्तर प्रदेश के इतिहास का एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। इसका इसमें कोई दो राय नहीं कि इसका श्रेय केशव प्रसाद मौर्य को जाता है, क्योंकि उस वक्त सही बात है कि योगी आदित्यनाथ कहीं कोई चेहरा इस प्रकार के नहीं थे, न कहीं सीन में थे। योगी आदित्यनाथ उस वक्त सीन में नहीं थे। योगी आदित्यनाथ कुल मिलाकर के गोरखपुर के भारतीय जनता पार्टी के 5वीं बार निर्वाचित सांसद थे। तो उस वक्त बात नहीं थी। जाहिर सी बात है कि भले उनका अनुभव न रहा हो, लेकिन दावेदार तो थे, और दावेदार वे आज भी हैं। वो भले मना करें, लेकिन असलियत है कि दावेदार हैं इस पद के। तो ये भी हो सकता है कि 2000 अभी भारतीय जनता पार्टी अपने मौजूदा स्वरूप में कोई छेड़छाड़ न करना चाहे, लेकिन जिस तरीके की कामयाबी अपने अध्यक्ष के रहते हुए 2017 में केशव प्रसाद मौर्य ने दिलवाई थी, अगर वो उसको रिपीट करने में या उसके आसपास रहने में कामयाब होते हैं, तो ये भी संभव है कि 2027 में उनका बहुत पुख्ता दावा हो जाए, पुख्ता क्या पूरा दावा हो जाए, और फिर योगी आदित्यनाथ को केंद्र की राजनीति में लिया जाए। केंद्र में भी तो जरूरत है, केंद्र में भी तो तमाम चर्चाएं हो रही हैं। नरेंद्र मोदी की जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी उम्र को लेकर के वो कब तक सक्रिय रहेंगे राजनीति में, इस सब को लेकर के भी तमाम स्पेकुलेशन जो है सियासी फिजाओं में तैर रहे हैं। तो गुंजाइश तो आगे बढ़ेगी ना। ऐसी परिस्थितियां जब किसी भी पार्टी के साथ, जो स्थापित पार्टी हो, जो चमकदार पार्टी हो, जो इस वक्त सत्ता संचालन कर रही हो, पूरे देश में सबसे ज्यादा जलवा जिसका हो, उस पार्टी के सामने जब इस तरह का प्रश्न आता है, तो फिर आगे भविष्य की भी चीजें देखी जाती है। तो ये भी हो सकता है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बना करके एक अच्छी सफलता की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी करे, और पुरस्कार स्वरूप 2027 में जब उनकी सरकार बन जाती है, तो केशव मौर्य निर्बाध रूप से मुख्यमंत्री पद पर के दावेदार बने और उनको बना दिया जाए, अगर ऐसी परिस्थितियां आती हैं। और योगी आदित्यनाथ के बारे में भी तो कहा जाता है कि वो प्रधानमंत्री पद की रेस में है। उनका स्टेचर अब इतना बड़ा हो गया है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए इतने समय तक। और भारतीय जनता पार्टी जिस सोच, जिस थीम, जिस परिकल्पना के आधार पर समग्र राजनीति करती है, वो तो बृहत्तर हिंदुत्व की राजनीति है। कट्टर हिंदुत्व के बजाय मैं उसको बृहत्तर हिंदुत्व की राजनीति करता हूँ। तो बृहत्तर हिंदुत्व की राजनीति में योगी आदित्यनाथ के अलावा और कौन चेहरा अगर प्रधानमंत्री पद पर उनके विकल्प के रूप में देखा जाए, ठीक है, जो परिस्थितियां इस वक्त हैं, जो खींचतान कथित रूप से है या कृत्रिम रूप से सामने दिख रही है, उनको देखते हुए, तो फिर ये एक रास्ता मुझे लगता है कि सेफ रास्ता भारतीय जनता पार्टी ये निकाल सकती है। हालांकि किसी को भी वैसे भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। जब देवेंद्र फडणवीस जैसे व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने के बाद डिप्टी सीएम बन सकते हैं, अरे उनको छोड़िए, वीरेंद्र कुमार सकलेचा जैसे व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बनने के बाद फिर मिनिस्टर बन सकते हैं। अरे बहुत सारे केंद्रीय मंत्री जाके विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं। जी, बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बाद में वो मंत्री बने। तो भारतीय जनता पार्टी का तो इस तरह का इतिहास रहा है। लेकिन आज के दौर की भाजपा जिस हिसाब से अपने मुंह चलती है और जिस हिसाब से फैसले लेती है, वो पहले के मुकाबले थोड़ा सा उलट है, ज्यादा एग्रेसिव माने जाते हैं, थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेड भी माने जाते हैं। तो ऐसी सूरत में हो सकता है उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की बात हो, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाइए, क्योंकि 2024 बहुत बुरा गुजरा उनके लिए। अयोध्या सहित तमाम सीटें हार गए, आपने बताया ही, और दुनिया जानती है वोट फीसद गिर गया, सीटें इतनी गिरी, और सीटें गिरने का पैमाना ऐसा रहा कि जितनी सीटें आपने हारी हैं, उतनी ही सीटों का फर्क रह गया आपके अकेले दम पर केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में। तो ऐसी सूरत में ये सारी पेचीदगियां हैं, और भारतीय जनता पार्टी एक सेफर रास्ता निकाल सकती है कि, या ये भी हो सकता है, हालांकि वो एक व्यक्ति दो पद वाली बात नहीं है। अब नड्डा जी के लिए तो ये कुछ परिस्थितिजन्य कारणों से स्थित हो सकती है कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, भाजपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं,
लेकिन यहाँ ये हमको नहीं लगता कि डिप्टी सीएम भी बने रहे केशव मौर्य और उसके साथ प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। इस तरह की परिस्थिति शायद न बने, या हो सकता है इस तरह किसी स्थिति पर विचार किया जा रहा हो। लेकिन इतना जानिएगा कि इस बार जब उत्तर प्रदेश की सरकार में रिशफल होगा तो ओबीसी और दलित वर्ग के लोगों को तवज्जो दी जाएगी। जैसे एक नाम बड़ी चर्चा में आता है, असीम अरुण है, अश्विनी वैष्णव जैसे बुलाए गए वीआरएस लेकर के, केंद्र में इस वक्त मंत्री हैं भारी भरकम विभागों के, इनको वीआरएस दिलवाया गया। असीम अरुण की तरक्की हो सकती है। कई नाम चर्चा में है, जैसे विद्यासागर सोनकर हुए और भी लोग हुए। इन लोगों को महत्वपूर्ण पद दिए जा सकते हैं, लेकिन संगठन का जो स्वरूप होगा उसमें आप देखेंगे कि काफी तब्दीलियां देखी जाएंगी और इस वर्ग का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, सरकार में भी और संगठन में भी, जो ओबीसी और दलित समाज से लोग आते हैं। ये तो बिल्कुल आपने मेरे सवाल से पहले ही जवाब दे दिया कि ये वर्ग दलित और पिछड़े समाज के लोगों का जो वर्चस्व है वो बढ़ेगा या भागीदारी बढ़ेगी सरकार में। और मैं आपसे यही पूछना चाहता था कि अखिलेश यादव अपनी पीडीए मुहिम के तहत आजमगढ़ में घर बनाते हैं, उसको नाम दे देते हैं पीडीए भवन। इटावा कांड के सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि मेरे खिलाफ जितनी चीज़ें प्लांट करेगी बीजेपी, मैं उतना पीडीए वादी होता जाऊंगा। आज की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि डिंपल यादव ने अपने मैनपुरी के डीएम को एक चिट्ठी लिखी है स्कूलों के मर्जर पे और बहुत सारे सवाल पूछे। उनमें सवाल एक ये भी है कि इन सब स्कूलों के मर्जर से अनुसूचित जाति के, जनजाति के, पिछड़े वर्ग के, सामान्य वर्ग के कितने बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। यानी कुल मिलाकर वो पीडीए मुहिम जो है वो बहुत उसको लगातार एक धार देती हुई नजर आती है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव। ऐसी सूरत में एक बात तो आपने कही कि रीशफल होगा तो पिछड़े और दलित वर्ग के नेताओं की भागीदारी बढ़ेगी सरकार के अंदर। लेकिन फिर से अगर केशव मौर्य को हम पिक्चर में लाएं तो जो कि ओबीसी वर्ग का एक सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी का है, अगर वो उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाती हैं तो बीजेपी की मुश्किलें तो हमने डिस्कस की, लेकिन क्या अखिलेश यादव की इस सफलता के साथ चलती हुई 2024 के बाद से सफलता के साथ चलती हुई इस पीडीए मुहिम के सामने एक बड़ी दीवार खड़ी कर पाएगी बीजेपी? देखिए, एक बात अगर व्यवहारिक तौर पर हम चर्चा करें इसकी, तो ये पीडीए है क्या? पीडीए क्या है? पीडीए जिस हिसाब से अखिलेश यादव ने पीडीए कहा, लोगों को लगता था फ्लूक है कि इसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। और 2024 के जो परिणाम आए वो किन परिस्थितियों में आए, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। दो इशूज ऐसे थे जिन इशूज ने सारी चीजों को पलट दिया, पूरी बाजी पलट दी। तो अब भारतीय जनता पार्टी की तो पहली प्रायोरिटी यही होगी कि अब उनको उन इश्यूज पर फिर से क्लैरिटी दे जनता के बीच जाकर के, उनके वर्कर्स जाकर के। और ये जो पीडीए का ए है ये तो रहता है, ठीक है, कोई शक नहीं। आप कांग्रेस के साथ ले लोगे, अल्पसंख्यक पूरा आपके साथ रहेगा, ओवैसी साहब कितना काटेंगे। लेकिन ये जो पी है, पी कितना रहेगा ये समझने वाली बात है। और अखिलेश यादव ये जो कुछ कर रहे हैं इसी पी को जोड़ने के लिए कर रहे हैं। और जो मैं देख पा रहा हूं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल चिंता की बात होनी चाहिए कि पूर्वांचल में खास तौर से पिछड़ा वर्ग एक तरीके से लामबंदी की कगार पर, ध्यान रखिएगा। जो पीडीए का डी है, डी के बारे में अभी मेरा मानना है कि अखिलेश यादव के साथ डी कितना रहेगा ये देखने और सोचने वाली बात है। लेकिन 2024 में तो रहा, खास तौर से अगर आप गैर जाटो दलित समाज को देख लें तो एक बड़ी जात थी जिसका अच्छा खासा सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को पिछले 10 वर्षों में मिला था। अभी जैसे आप कह सकते हैं पासी समाज, पासी समाज किस तरीके से, पासी समाज बुरी तरीके से छूटा भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी की चिंता की बात है। पासी समाज, सोनकर समाज, ये दलितों के दो ऐसे गैर जाटों की दो ऐसी जातियां थी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले कुछ वर्षों से अटूट जुड़ी रही हैं। उनके दाएं बाएं होने कोई अवसर नहीं था। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात है। अखिलेश यादव लगातार ऐसा माहौल पीडीए कर करके बना रहे हैं कि वो सब इकट्ठा हों। और एक बात मैंने और देखी, आज मैं आपकी इस डिबेट में जरूर उसका जिक्र करना चाहूंगा कि हम तो नहीं मानते थे कि चंद्रशेखर आजाद का कोई बहुत बड़ा अस्तित्व बन पाएगा, ठीक है,
एक क्षेत्र विशेष में जीत सकते हैं। लेकिन पूर्वांचल के कई जिलों में देख रहा हूँ, छोटे छोटे गांव में वो भीम आर्मी के नाम पे नौजवान जो है दलित समाज का इकट्ठा रहा, उसमें उसमें जाटव भी है, उसमें गैर जाटव भी है। छोटी छोटी इश्यूज पर ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ये लोग वहाँ मतलब एक तरीके से अहिंसक तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये उग्र संघर्ष तक की स्थितियां बनाने को तैयार हैं। ये थोड़ी सी चिंताजनक बात मायावती के लिए हो सकती है कि उनके लोग बढ़ रहे हैं, और अखिलेश यादव उम्मीद कर रहे हैं कि ये दलित समाज उनकी ओर आएगा। मुझे इसके बहुत ज्यादा आसार नहीं है, लेकिन राजनीति में माहौल बनाना एक फायदे का हमेशा सौदा रहा है, और अखिलेश यादव लगातार वही एक्सरसाइज कर रहे हैं कि माहौल अभी से बनना शुरू हो और माहौल बना रहे। और भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरे ख्याल से थोड़ी सी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जमीनी स्तर पर कि सवर्णों के खिलाफ आंतरिक तौर पर यह समाज, जिसमें दलित भी हैं, इसमें ओबीसी हैं, वो नाराजगी बढ़ रही है। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, और अगर ये इसी तरीके से बढ़ती रही, जो भी कारण, चाहे शासन प्रशासन की जो स्थितियां हों उसमें उनका जो विरोध हो, या जो, मैं उसको बहुत स्पष्ट कहना फिलहाल नहीं चाहूंगा, लेकिन मेरा आशय आप समझ रहे होंगे, और जो इस वार्तालाप को सुनेंगे वो भी समझ जाएंगे कि इस वातावरण को तो बदलने की जरूरत है। क्योंकि अखिलेश यादव चाहते क्या, ध्यान रखिएगा, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात उत्तर प्रदेश की आज की राजनीति के संदर्भ में बोल रहा हूं। अखिलेश यादव एक बार फिर चाहते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने 2024 में लड़ाई को अगड़ा बनाम पिछड़ा कर दिया था, पिछड़े में दलित भी जोड़ लीजिए, मुसलमान भी जोड़ लीजिए, अगर वही अगड़ा बनाम पिछड़ा का माहौल वो बनाए रखने में कामयाब हो जाएंगे तो 2027 में वे एक बार फिर 12 वर्ष बाद गद्दी नसीब हो सकता है। ये उनका कैलकुलेशन है, और उनके कैलकुलेशन में बहुत हद तक ग्राउंड रियलिटीज भी हैं। मैं बार बार कहता था, आपको याद होगा, कम से कम 10 बार नीरज जी आपके साथ मैंने चर्चा में बात कही है कि अखिलेश यादव ने 2024 की लड़ाई अगड़ा बनाम पिछड़ा के एक सेट फार्मूले पर लड़ी थी, और आगे भी वो इसी फार्मूले पे लड़ाई चाहते हैं। वो गिनती कर रहे हैं, मुसलमान हमारे साथ है, ओबीसी में यादव पूर्णतया हमारे साथ है। अब हम अगड़ा बनाम पिछड़ा करके जो ओबीसी की अन्य जातियां जो हमारे साथ आई, 2000 कुर्मी, मौर्य भी आए कुछ, और शाक्य भी आए, सरोज समाज के लोग भी आए, जिस शाक्य, वही कोयरी यानी मौर्य में शाक्य, सब इसी समाज से आते हैं। तो ये जातियां जो आई अगड़ा बनाम पिछड़ा पे ही वो बनी रही, और अगड़ा बनाम पिछड़ा एक मुझे लगता है कि नया नैरेटिव बना है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में। ये तो बात पुरानी महसूस की जाती रही है, लेकिन कभी इतना खुल के नहीं हुई, और खुल के हुई तो आपने परिणाम देखे 2024 के। और अखिलेश यादव की मंशा यही है, यही फंडा, यही माहौल 2027 के पहले तक बना रहे, इसका स्पष्ट फायदा उनको मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को दरअसल यही एक जो सूत्र वाक्य उधर का है, जो रणनीति की थीम है, उसको तोड़ना होगा, और ये बड़ा कठिन कार्य है, बड़ी मेहनत करनी होगी। नहीं तो जो आप अगड़ा बनाम पिछड़ा हम लोग बार बार कह रहे हैं, तो अगड़े में भी हमने देखा कि पिछले दिनों अखिलेश यादव ब्राह्मणों पर बड़ा फोकस करते हुए नजर आए, लेकिन फिर इटावा कांड आया जो यादव वर्सेस ब्राह्मण हो गया। ब्राह्मण कहाँ खड़ा हुआ है? क्या वो पूरी तरह वही उसी तरह बीजेपी के साथ है, या फिर वहां भी कोई कुनमुनाहट, कोई नाराजगी नजर आ रही है? ऐसा है, ब्राह्मणों की बात क्या कहें। देखिए, ब्राह्मण एकमात्र ऐसी सवर्ण जाति रही है उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार, जब भारतीय जनता पार्टी की हैसियत बहुत बड़ी नहीं थी तब भी उससे जुड़ी हुई थी। बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि कांग्रेस का युग उत्तर प्रदेश में समाप्त होने के बाद, यानी मंडल कमंडल की राजनीति शुरू होने के बाद से ही ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार लगा हुआ है।
2014 में, 2017 में, 2022 में और 2024 जब भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा चोट खानी पड़ी उत्तर प्रदेश में, तो भी ब्राह्मण उनके साथ जुड़ा रहा। ब्राह्मणों की पूर्वांचल जैसे क्षेत्रों में एक प्रतिस्पर्धी जाति मानी जाती है क्षत्रियों की। ब्राह्मण और क्षत्रिय की प्रधानता बहुत आम है वहां। क्षत्रियों में देखा गया, क्षत्रियों ने वक्त के हिसाब से अपना पाला बदला है, लेकिन ब्राह्मण अटूट बना रहा। और अब तो ब्राह्मणों के बारे में जानते हैं पूर्वांचल में क्या कहावत कही जाती है। हो सकता है इसका बहुत से लोग, हजारों लाखों लोग इसका बुरा मान सकते हैं, लेकिन ये कहावत कही जा रही है। ये कहावत है, बड़ी खराब सी कहावत है, और मैं भी समझ नहीं पा रहा हूं कहूं या न कहूं, कि 100 जूता खाएं तमाशा घुस के देख। मतलब कितना अपमानित हो, कितना लांछित हो, भगाए जाएं, दुत्कारे जाए, लेकिन रहेंगे वहीं। और अब भी मेरा मानना नहीं है, अगर आंकड़े आते हैं तो आने वाले दिनों में, अगले चुनाव में आप दिखवा लीजिएगा, ब्राह्मण अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़ा रहेगा। हालांकि माहौल थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं है, और बहुत से लोग हैं जो माहौल को और खराब करने जा रहे हैं। और उसकी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा ब्राह्मणों के पास और कोई ठौर भी नहीं है। अगर आप समाजवादी पार्टी की बात करें, ठीक है, समाजवादी पार्टी में मंत्री, उनकी सरकारों में मंत्री रहे हैं, कुछ ब्राह्मण रहे हैं, कुछ बड़े नेता जनेश्वर मिश्रा जैसे लोग, ब्रजभूषण तिवारी जैसे लोग रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण कभी समाजवादी पार्टी के एजेंडे में था ही नहीं, कोई इस तरीके से नहीं था। और खाली एक रस्मी तौर पर ब्राह्मण उनके यहाँ हुआ करता था, कमोबेश उसी तरीके से जैसे कभी कभी दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में कुछ मुस्लिम प्रतिनिधियों को भी स्थान मिल जाता है। लेकिन ब्राह्मण कभी समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह के समय में बहुत ज्यादा नहीं रहा, ना उनका बहुत ज्यादा वोट मिलता रहा। हाँ, इसके उलट आपने देखा होगा कि 2007 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों के एक अच्छा खासा वर्ग बसपा में गया था, मायावती के समर्थन में आया था। लेकिन उसके वही एक चुनाव था जिसमें ब्राह्मणों को एक वर्ग कटा था जी। वरना निकट अतीत के तमाम चुनाव देख लीजिए, ब्राह्मण लगातार जुड़ा रहा भारतीय जनता पार्टी के साथ, और आगे जुड़ा भी रहेगा, मेरा ऐसा समझना है, चाहे किसी भी तरह का माहौल लोग बनाने की कोशिश करें। जी नहीं, बिल्कुल। तो हेमंत जी, आपने केशव मौर्य को लेकर चल रही कयासबाजियों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बनने को लेकर चल रहे ऊहापोह की स्थिति के आकलन करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति पर हमारे दर्शकों के लिए जो तस्वीर साफ की है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। दोस्तों, आज के लिए नमस्कार।